सूरज हूं चमकने का हक भी चाहिए मुझको, कोहरे में लिपटा हूं सफक भी चाहिए मुझको, यानी लालिमा भी चाहिए मुझको। राजस्थान की सियासत भी एक धुंध से आना धुंध में जाना हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर तरफ ऐसे ही कोहरा है जैसे कोहरे में राजस्थान लिपटा हुआ है। मैं सोचता हूं कभी कभी कि राजस्थान में बाड़मेर ना होता तो फिर सियासत का सब्जगाह कहां होता। आज बातचीत करेंगे कि बाड़मेर सियासी रूप से कैसे खिला खिला सा रहता है इस कोहरे और धुंध में भी। बात यह भी करेंगे कि भजन लाल शर्मा कहां व्यस्त हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने किस मुद्दे पर आए थे और क्या कुछ कहा। बात यह भी करेंगे कि कैसे पेपर लीक को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द ना करने को लेकर वही पुराने तर्कों के साथ राजस्थान की भजनलाल की सरकार फिर से मौजूद है, चाहती क्या है। और बात यह भी करेंगे ईडी वाली चार्जशीट का कुछ अर्ध सत्य छपा है आज। मगर शुरुआत कर लेते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है, अगर यह सब कुछ पानी की तरह बह गया तो समझिए नेताओं के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में टीएन शर्मा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल यही दो कंपनियां नहीं हैं जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन किए हैं, और राजस्थान का पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुआ है और ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक चार्जशीट हो रहे हैं। दर्जनों ऐसे नाम रखे हैं हमने, फिर दो की ही जांच क्यों? क्योंकि ईडी हो या एसीबी हो, इनका कहना है कि हमने ये कार्रवाई कर ली, इसलिए इस पीआईएल का कोई मतलब नहीं है। जांच केवल दो कंपनियों की तो होनी नहीं थी, क्योंकि जल जीवन मिशन ही भ्रष्टाचार का मिशन है राजस्थान में। अब पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो यहीं के थे, मगर अशोक गहलोत राज में लूट हुई है, लूट। बताओ कहां चेहरे पर नूर रखते हैं अशोक गहलोत। पानी भी लूट ले गए राजस्थान के लोगों के। और हाईकोर्ट ने कहा कि उन सभी 3 सप्ताह के अंदर उन सभी कंपनियों के बारे में पता करके आओ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने पाइपलाइन ही नकली डाली है, कहीं डाली ही नहीं है, कहीं पाइप से पानी गिरता हुआ दिखा दिया जहां दूर दूर तक पानी ही नहीं है। गजब के खेल हुए हैं अशोक गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन में। मुझे लग रहा है कि पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्थान का कोई मंत्री जेल से निकलकर बेल पर है। पर जल जीवन मिशन को लेकर हरसानी उप तहसील में पानी पिलाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी एक्सीएन के दफ्तर में फर्श पर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि मैं 1 साल से पत्राचार कर रहा हूं कि पानी कब पानी कब पिलाओगे गांव के लोगों को, पानी कब पिलाओगे गांव के लोगों को, मगर पानी मिल ही नहीं पा रहा है। पानी जैसी आवश्यकता के लिए अगर विधायक को धरने पर बैठना पड़ रहा है आजादी के इतने दिनों बाद, तो हम सबके लिए यह शर्मनाक है। मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ने एक बेहतरीन काम किया है और सारे विधायकों को ऐसे ही कामों के लिए जनता के लिए जनता के साथ आना चाहिए। क्या पता उस उप तहसील को पानी मिल जाए। देखिए वहां पर क्या है कि बाड़मेर की, मैंने कहा ना कि बाड़मेर सियासत की प्रयोगशाला हो गई है। वहां पर पावर सेंटर वाले जो स्वरूप सिखारा हैं, वो तो हैंड पंप का बड़ा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और इनको 1-2 मिलता है जो सही में विधायक हैं।
तो वहां पर बीजेपी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है और बीजेपी के साथ भी रविंद्र सिंह भाटी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मगर केवल बीजेपी यहीं पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है गुढ़ामलानी और बालोतरा को बाड़मेर से तोड़ने का, जिसे लेकर हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं और कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी या यह कह लीजिए कि जाट सियासत को इस इलाके में हाशिए पर रखने के लिए ये पूरी कवायद की गई थी। हेमाराम चौधरी की आंखों में आंसू देखकर सचिन पायलट भी अब इस धरने में शामिल होने के लिए बाड़मेर आ रहे हैं, ऐसी खबर है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ को किस तरह से तहस नहस किया जाए इसके लिए चाल चली है। अब देखिए जो वहां के मंत्री हैं के विश्नोई, उन्होंने क्या दिमाग लगाया है पता नहीं, मगर जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और लोगों के बीच भुना रही है, कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए, कहीं मुंह में उंगली ये न दबा के लेके चले जाएं। जो कह रहे थे कांग्रेस के नेताओं के मुंह में उंगली आ जाएगी, कई बार मैंने कहा ना, कई बार दांव उल्टा भी पड़ जाता है। मगर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से जाटों को एक इलाके में रखने की कोशिश की है ताकि दूसरे इलाकों में इनका प्रभाव कम हो सके। अब पता नहीं ये संभव हो पाया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि आनंद फानंद में जो आदेश निकाले गए जिले के सीमाओं को बदलने के लिए, क्या ये विधानसभा पर के परिसीमन में भी इसका असर पड़ेगा पता नहीं है। पर कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की नजर जो है फिलहाल इस बात पर टिकी हुई है कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को कैसे जीत दिलाई जाए। इसीलिए वो कॉल सेंटर में भी, सरकार के कॉल सेंटर में भी कामकाज देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे देखिए ये पीआर एक्सरसाइज होता है, कैमरे के सामने पहले से पता होता है कहां फोन करना है, तुरंत अधिकारी पहुंच जाते हैं, वो काम करा देते हैं। और ये बहुत पुराना पीआर एक्सरसाइज हो गया। इस तरह के काम हमने वसुंधरा राजे को भी देखे हैं, किस तरह से एक स्कूटी खड़ी रहती थी, फिर वो जाके पीछे बैठ जाती थी, फिर होता था कि ये स्कूटी मैडम आपने ही दिया है। मुझे लग रहा है कि ये घिसे पिटे तरीकों से बाहर निकलना चाहिए। औचक निरीक्षण कैमरे पर नहीं होता है। पर अच्छी बात है कि भजन लाल शर्मा कम से कम एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की तरह ये दूसरी या तीसरी बार गए हैं वहां पर कॉल सेंटर में। मगर इसके अलावा भी जिस तरह से वो दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, हरियाणा से जल समझौते के लिए या फिर सड़क के लिए या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, देखिए 2 साल हो गए और प्रयास गंभीर कर रहे हैं। रात को जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। पर ये 2 साल निकल गई, ये देखना होगा। अब मान लीजिए तीसरे साल में डीपीआर बनेगी, चौथे साल में खुदाई शुरू होगी, 5वें साल में पानी आएगा। अब 5 साल तो बचा नहीं है, चुनाव का वक्त आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये देरी हो रही है। और अफसर जिस तरह से समझाते हैं नेताओं को, ठीक उसी तरह से जैसे समझा दिए थे कि अशोक गहलोत जी आपके ही कार्यकाल में रिफाइनरी शुरू हो जाएगी, वसुंधरा राजे जी आपके ही कार्यकाल में रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। अफसरों के समझाने के बजाय इन्हें देखना चाहिए कि कहीं देरी ना हो जाए। जो प्रोजेक्ट वो लेकर आना चाह रहे हैं ईआरसीपी का या फिर हरियाणा यमुना जल समझौते का, उसमें कहीं देरी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही उनका ट्रम्प कार्ड है। और रिंग रोड और सड़कों के लिए वो गडकरी के पास गए थे और वहां से कहा जा रहा है कई एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। जब भी एक्सप्रेसवे निकलने की बात आती है, मुझे लगता है कि अरावली की 2-4 पहाड़ियां फिर चली जाएंगी। मगर देखने का नजरिया अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, नेताओं के और जनता के भी। इधर सचिन पायलट कमर के इलाज कराने के बाद एआईसीसी के मुख्यालय में नजर आए, जहां से दीपक नाम का एक फैन है उनका, जो साइकिल से उड़ीसा से आया है। ये दीवानगी कांग्रेस के नेताओं में आजकल कहीं दिखती नहीं है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिसके लिए कोई उड़ीसा में बैठा हुआ लड़का आ जा रहा है मिलने के लिए, वो आ गया, घर पर थे नहीं, और उसके बाद कई जगह उसने संपर्क किया। उसने कहा कई पुलिस वालों ने 10,000 रुपये तक मांगे थे,
मगर आखिरकार जैसे ही सचिन पायलट लौटते ही सबसे पहले दीपक से मिले। ये एक नेता की पूंजी होती है और सचिन पायलट इस मामले में खुशकिस्मत हैं। अब इनका कुछ किया है या नहीं किया है, कई बार ऊपर वाले का किया भी मिलता है आपको। बाबूलाल कटारा, इनकी कहानी अनंत है, जितनी कहिए उतनी कम पड़ जाती है। अब देखिए जिस तरह से खुलासे होते रहे, अब बहुत कुछ सामने आ गया है, जो कुछ सामने नहीं आया है वो भी जनता जानती है। पर अखबार में जो खबर आज छपी, मुझे लगा कि अगर आप किसी ताकतवर को नहीं मार सकते तो किसी गरीब को भी मारने का हक नहीं है। रघुवीर मीणा, ताराचंद भगौरा ऐसे आदिवासी नेताओं को बदनाम करने का हक नहीं है अगर आप ये समझते हैं कि ताकतवर नेताओं के नाम लिखने से उनकी बदनामी होगी। चार्जशीट में जब ताकतवर नेताओं के नाम लिखे हुए हैं तो फिर कमजोरों के कंधे पर बंदूक क्यों चलाया जा रहा है? अब बताइए, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, अशोक गहलोत से इनका झगड़ा क्या हुआ? ये बेचारे ऐसे कमजोर हो गए, अब अशोक गहलोत का नाम लिखने की हिम्मत कौन करे? अब पता नहीं चार्जशीट में है नहीं है, कैसे है, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इन्हीं का नाम चार्जशीट में है और बाकी बड़े नेताओं का नहीं है। अगर वो चार्जशीट जिस दिन आएगी, मुझे लग रहा है कि शर्मसार होना पड़ेगा कि किस तरह से गरीब आदिवासी नेताओं के नाम लिखने में हाथ नहीं कांप रहे हैं, ताकतवर नेताओं के नाम लिखने में हाथ कांप रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब पता नहीं उस चार्जशीट में किसका किसका नाम है, क्योंकि कहानियां तो बहुत आ रही है और कहा जा रहा है कि कटारा ने बहुत सारे नाम बताए हैं। अब पता नहीं, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं के नाम भी हो, जिसकी वजह से बीजेपी भी खामोश है। आप देख रहे हैं, आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ मसला है, मगर नेताओं के मुंह पर किस तरह से ताले लगे हुए हैं। दिन भर फालतू की बातें करते रहते हैं, मगर इस मसले पर कोई नहीं बोल रहा है कि आरएस भर्ती परीक्षा 2018, आरएस भर्ती परीक्षा 2021 की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? जब बाबूलाल कटारा कह रहा है कि हमने ऐसी की तैसी कर दी है पूरी आरएस परीक्षा की, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच हो रही है या नहीं हो रही है, क्या सरकार के हलक में जुबान नहीं है कहने के लिए? पता नहीं। अब देखिए, सियासत ऐसी ही है। अगर लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक रहता तो फिर राम राज्य भी तो रहता, नहीं है सो इसलिए नहीं है। आज बाप पार्टी के विधायक की पेशी हुई। अब देखिए, उन तीनों को एक साथ बुलाया जाता है और इनको अलग से बुलाया जाता है। हो सकता है कि वो बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो बच जाएं और ये आदिवासी पार्टी के विधायक हैं कृष्ण पटेल, इनको निपटा दिया जाए। मैंने कहा ना, सरकार हो, मीडिया हो, अफसरों का तंत्र हो, कमजोर के लिए हर जगह बहुत मुश्किल है अपनी लड़ाई लड़ पाना। आज इनकी पेशी हुई और ये भी देखिए, हर चोर, हर आरोपी, हर बदनाम व्यक्ति कहता है कि मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है, ये सब कुछ गलत है। अब आरोप ही तो थे, अब एसीबी ने जब तक साबित नहीं किया है तब तक आरोपी है। दिव्या मित्तल जब बरी हो सकती हैं तो ये भी बरी हो सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि मुझे ट्रैप किया गया है और मैं ऐसा काम नहीं कर रहा था, पैसे लेकर प्रश्न नहीं पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता आज तक इस धरती पे कोई हुआ होगा जो अपनी गलती को स्वीकारता होगा, वो भी इतनी बड़ी गलती क्या कि हाँ मैं पैसे ले रहा था प्रश्न पूछने का। दुनिया का जो दस्तूर है, रवायत है, ये भी निभा दिए सदाचार कमेटी के सामने पेश होकर। और सदाचार कमेटी में कौन कौन कैसे कैसे हैं आपको पता ही है। इधर आज फिर से ये देखिए, ये खबर जो है, देखो देखने का नजरिया कितना अलग होता है। अगर आप
सरकार के नजरिए से सोचें और खबर के नजरिए से सोचें तो फिर आपको आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब एक पुलिस वाला ये कहता है कि हमारा एसएचओ हम पे कार्रवाई किया, मुझ पर हमला किया गया क्योंकि हमने विधायक शत्रुघ्न गौतम की बात नहीं मानी जो अवैध बजरी के काम में गाड़ियां शामिल थी उसे छोड़ने का। अगर आप सरकार की तरफ से हैं तो दिन भर ये खबर चला सकते हैं कि इसने शराब पीकर ये बातें कही है और ये शराबी है। मगर दूसरी तरफ अगर शत्रुघ्न गौतम दूध के धुले थे तो उन्हें सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये सारी बातें झूठी है, फला फला नंबर की गाड़ी थी जो बिल्कुल वैध थी, जिसके लिए मैंने फोन किया था, इसको नहीं पकड़ना चाहिए था, अवैध था तो कहना चाहिए, जैसा कि सभी कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मगर कांग्रेस के नेता भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं हुए इसे लेकर। अब रघु शर्मा पता नहीं उस इलाके में कितना सक्रिय है नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि वो सक्रिय होंगे ही, क्योंकि शत्रुघ्न गौतम की छवि जो है उस इलाके में दिन पर दिन बहुत अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि ये गलत था, अगर सही था तो सही कहना चाहिए, जो भी है अपनी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि वो भजनलाल शर्मा के आसपास भी नजर आते हैं। थाने पर तैनात हूं और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर राम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ भैया गुड़गांव सदारा उमेर, मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर जो भी हो, देखिए सच्चाई कुछ भी हो सकती है, आजकल किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस मामले में जांच की बात कहनी चाहिए थी, ना कि इस पे कार्रवाई की। उधर सांगरिया में अब इथेनॉल फैक्ट्री वाले ने कह दिया कि हम नहीं लगाएंगे, मगर दिल मांगे मोर, क्योंकि वो भी सियासी रूप से सब्ज़गाह है कॉमरेडों के, और कॉमरेड चूंकि चुनाव हार गए हैं इसलिए आजकल बहुत ज्यादा रोजगार भी नहीं है। वो कहेंगे नहीं ऐसे कैसे कह देगा कि हम नहीं लगाएंगे फैक्ट्री। सरकार को कहना चाहिए कि हमने एमओयू रद्द किया है। अब ये सरकार कहेगी कि अशोक गहलोत को कहना चाहिए कि एमओयू रद्द करना चाहिए, क्योंकि एमओयू तो अशोक गहलोत ने किया था, सरकार ने किया था। अब इन बातों में क्या रखा है, जब कंपनी वाला कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे तो जाने भी दो यारों। पर इस ठंड के मौसम में भी बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर पंचायत में लोग जुटे हैं। अब इनकी एक मांग और है कि उस दिन जो हिंसा हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो केस वापस होने चाहिए। अब होने भी चाहिए। लोकतंत्र में, प्रदर्शन में इस तरह की छोटी मोटी हिंसाएं हो जाती है, किसी जनहानि तो नहीं हुई है, हल्की फुल्की मालहानि हुई है, इसकी भरपाई कर लेनी चाहिए, मगर मुकदमे हटा लेने चाहिए। इन्हें भी समझ जाना चाहिए कि अब जा ही रहा है फैक्ट्री वाला, अब ज्यादा सियासी रूप से तूल देने की क्या जरूरत है। मगर लोगों ने कहा कि मसला वो नहीं है, मसला यह है कि वहां पर जिन नेताओं की वजह से लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जेल गए हैं, वो नेता क्या करें क्या कहें। सियासी रूप से उन्हें दिखना भी पड़ेगा कि मैं लड़ तो रहा हूं। और सरकार को भी क्या है, जब इथेनॉल फैक्ट्री वाला कह ही रहा है कि मैं जा रहा हूं तो सरकार कह दे कि भाई वो गया, पता नहीं। मगर सरकार भी तो सरकार है, कैसे कह दे कि मैंने हार मान ली वो गया। इस चक्कर में वहां पर अब 11 तारीख को फिर से पंचायत होगी और पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है वहां पर, जब तक सरकार झुक न जाए। ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक तरीका है महापंचायत का, प्रदर्शन का, और ये होते ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसी से दबाव भी पड़ता है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।